नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन BSTC और जो PTT का एग्ज़ाम होता है प्री वाला, उसके अंदर नए जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप बने रहिए साथ में और इतना प्रयत्न रहेगा कि जो सवाल बताए जाएंगे आपको, उससे बाहर आपके सवाल नहीं आएगा। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान के चौहानों के बारे में। राजस्थान के चौहान, कहाँ के चौहान? राजस्थान के चौहान वंश। देखो, चौहानों की उत्पत्ति मैंने आपको बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति को किन किन चीज़ों से हुई थी, तो चौहान भी राजपूतों के अंदर ही आते हैं और उनकी उत्पत्ति के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। इतिहासकार आते हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत मानते हैं। अपन थोड़ा सा पहले इनके बारे में पता करेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कौन सा इतिहासकार कौन सी मानता है। मुहूर्त नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण दो इतिहासकार आते हैं। एक तो आता है आपका मुहूर्त नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण। अग्निकुंड जो सिद्धांत था आपके, अग्निकुंड सिद्धांत को सही मानते हैं कि हाँ, इन चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो भी किससे हुई है? अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। ठीक है ना, कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस सिद्धांत से हुई है? अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। ठीक है ना, कौन मानते हैं? मुहूर्त नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण मानते हैं। आगे अपन बात करेंगे कि और कौन से इतिहासकार इनकी क्या क्या उत्पत्ति मानते हैं। तो बिजोलिया अभिलेख, मैंने आपको बताया था कल आपको कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इनको ब्राह्मण माना जाता है। क्या थे ये? ब्राह्मणों की संतान थे। किसकी संतान थे? ब्राह्मणों की संतान थे। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार जो चौहान थे वो किसकी संतान थे? आपके ब्राह्मणों की संतान थे। अबू का जो शिलालेख है उसके अंतर्गत इनको चंद्रवंशी बताया हुआ है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। टॉड व स्मिथ हैं जो इनको विदेशी मानते हैं, ये मत भी मैंने आपको बता दिया था। और देखो, डॉक्टर भंडारकर हैं जो चौहानों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? खिज्र जाति से मानते हैं, ये भी शायद चल मैंने आपको बता दी थी। आज अपन बात करेंगे कि एक प्रमुख इतिहासकार आते हैं कायम खां। क्या नाम था? कायम खां रासो। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार चौहानों को क्या मानता है? चंद्रवंशी मानता है। क्या मानता है? चंद्रवंशी। कि जो चौहान थे वो कैसे थे? चंद्रवंशी थे। किसके वंशज थे? चंद्रवंशी थे। ठीक है ना, कौन मानता है? कयामत खान रासो चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंशी से मानता है। ऐसा कहा भी जाता है कि चौहान प्रारंभ में गुजर प्रथियारों के क्या रहे होंगे? सामंत रहे होंगे। देखो, आगे अपन और बात करेंगे कि किस प्रकार से जो आपके चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत आपको पता है कि कौन कौन से राजा वगैरह थे, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब आता है बात चौहानों के मूल स्थान की कि चौहान मूल रूप से सर्वप्रथम कहाँ आए थे। यहाँ से आपके सवाल बनने की सबसे अच्छी संभावना है कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा था। अभी जो आपके रीट के एग्जाम हुए थर्ड के टीचर के, उसके अंदर भी पूछा गया था कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा था SST के अंतर्गत। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चौहानों का जो प्रथम स्थान माना जाता है, मूल स्थान माना जाता है, वो माना जाता है शाकंभरी। कौन सा माना जाता है? शाकंभरी। शाकंभरी का मतलब जो सांबर नदी थी ना, सांबर झील थी, उसके आसपास वाला क्षेत्र, कि सांबर जो झील थी उसके आसपास वाले क्षेत्र के अंदर चौहान बस गए थे। ठीक है ना, ऐसा उनका मूल स्थान माना जाता है। सांबर नदी के आसपास, सांबर झील के आसपास। इनकी राजधानी कौन सी थी? तो अहिछत्रपुर। इनकी राजधानी कौन सी रही थी? अहिछत्रपुर इनकी क्या थी? राजधानी थी। एक और मत आता है कि उनकी उत्पत्ति अनंत प्रदेश सिक्कर से हुई थी। कहाँ से हुई थी?
अनंत प्रदेश सिक्कर, अनंत प्रदेश सिक्कर, अनंत प्रदेश सिक्कर से भी उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। हर्ष जो अभिलेख था उसके अनुसार अपन मान सकते हैं कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा है, आपके अनंत प्रदेश सिक्कर थे। कौन सा अभिलेख? हर्षनाथ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हर्षनाथ अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार जो ये आपके चौहान थे 973 ईस्वी का ये जो अभिलेख है उसके अनुसार चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? अनंत प्रदेश सिक्कर माना जाता है। आगे अपन बात करेंगे, कुछ इतिहासकार इनका जो मूल स्थान पुष्कर भी मानते हैं कि पुष्कर इनका क्या था? मूल स्थान था। ये चीज़ें अपन को पता चलती हैं। अब अपन बात करेंगे कि इनके प्रमुख शासक कौन कौन से थे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, प्रमुख शासकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले जो शासकों के अंदर नाम आता है, एक तो मैंने बता दिया वासुदेव चौहान था। बिजोले अभिलेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया था 551 ईस्वी के अंदर, वो पहला शासक आता है। लेकिन जो विधिवत रूप से इनकी जो वंशावलियाँ चलती हैं उससे अंदर अपन बात करेंगे। तो पहला शासक आता है आपका गुवक फर्स्ट। क्या नाम था? गुवक फर्स्ट। और मैंने बताया था आपको कि चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है ना। ये नागभट्ट सेकंड का सामंत था। किसका सामंत था? नागभट्ट सेकंड का, नागभट्ट सेकंड का, नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंत था। कौन था? गुवक फर्स्ट। गुवक फर्स्ट था, वो नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंत था। इसने ही सिक्कर के अंदर हर्षनाथ अभिलेख लगाया था। ठीक है ना। इसने ही कौन सा? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, निर्माण करवाया। और क्या बात रही थी इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये जो हर्षनाथ जी थे ये चौहानों के क्या थे? कुल देवता थे। अब आपसे सवाल पूछेगा कि चौहानों के कुल देवता कौन से थे? तो हर्षनाथ जी। कौन से थे? हर्षनाथ। इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुवक फर्स्ट ने। तो हर्षनाथ मंदिर ये क्या थे? चौहानों के कुल देवता थे। किसके कुल देवता थे? चौहानों के कुल देवता, चौहानों के कुल देवता थे। क्या थे? कुल देवता थे। और जो इनका मंदिर का निर्माण किसने कराया? आपके गुवक प्रथम ने इसका निर्माण कराया, जो नागभट्ट सेकंड का क्या था? आपके सामंत था। आराम से पढ़ेंगे विस्तृत तरीके से, अच्छी तरीके से आप ध्यान देते रहना और अच्छी तरीके से नोट उतारते रहना। फिर आता है आपके गुवक सेकंड। कौन आता है? गुवक सेकंड। गुवक फर्स्ट के बारे में अपन ने बात की। अब अपन बात करेंगे गुवक सेकंड के अंदर कि गुवक सेकंड कौन था और किस प्रकार से ये चौहानों से जुड़ा हुआ था। तो ये कनौज के शासक भोजराज की बहन कलावती से विवाह किया था इसने। कनौज का जो शासक था, कनौज का शासक, कनौज का शासक कौन था? भोजराज। कौन था? भोजराज। भोजराज की जो बहन थी, बहन कलावती से इसने क्या किया था? विवाह किया था, से विवाह किया था, विवाह किया था। देखो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सवाल आपको पूछ सकता है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक फर्स्ट ने। ठीक है। हर्षनाथ जी कौन थे? हर्षनाथ चौहानों के क्या थे? कुल देवता थे। फिर एक और राजा आता है जिसका नाम था चंद्रराज। क्या नाम था? चंद्रराज। चंद्रराज था ये आपके गुवक सेकंड का पुत्र था। किसका पुत्र था? गुवक सेकंड का पुत्र था। ये किसके लिए फेमस था? अपन उसके बारे में बात करेंगे। इसने दिल्ली के शासक को हराया, तोमर को हराया। किसको हराया था? तोमर को हराया था। दिल्ली के शासक तोमर को हराया। किसको? दिल्ली के शासक तोमर को हराया। दिल्ली के शासक तोमर को हराया। और इसकी एक रानी थी रुद्राणी। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान शिव की बड़ी क्या थी? भक्त थी।
और 1000 दीपक जलाया करती थी, ठीक है ना। इसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था, रुद्राणी। पत्नी रुद्राणी के द्वारा 1000 दीपक जलाए जाते थे के साथ पूजा किसकी करते थे, शिव की, ठीक है ना। 1000 दीपक के साथ किसकी पूजा किया करती थी, भगवान शिव की पूजा की करती थी। कौन सी, जो चंद्रराज की जो रानी थी वो इस प्रकार से पूजा किया करती थी। मेरे हिसाब से आगे होगी आपको बात समझ में। पहला मैंने बताया था गुहक फर्स्ट, ये क्या था, नागवट सेकंड का क्या था, सामंत था। लिखते रहना साथ साथ में। इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ जो चौहानों के क्या थे, कुल देवता थे, ठीक है ना, क्या थे, कुल देवता थे। फिर गुहक सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, चंद्रराज याद करना है। गुहक सेकंड का क्या था, ये पुत्र था और दिल्ली के शासक तोमर को हराया था, और इसकी पत्नी रुद्राणी थी जो 1000 दीपक जलाया करती थी, भगवान शिव की क्या करती थी, पूजा क्या करती थी। 3 शासक बताए, इनको सीरियल वाइज आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, ये अपन सारे बात करेंगे। और बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है कि क्रम से संदर्भित कीजिए कि क्रम से कौन कौन से शासक रहे होंगे। आगे अपन बात करेंगे। एक शासक आता है वाकपति राज, किसके बारे में अपन बात करेंगे, वाकपति राज। आता है वाकपति राज। और वाकपति राज को ऐसा कहा जाता है कि इसने बहुत सारे युद्ध जीते थे, 128 युद्धों का विजेता कहा था, 188 युद्धों का विजेता, ठीक है। ऐसे ही बता दिया, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। फिर आते हैं आपके जो आगे वाले शासक आते हैं, उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन डायरेक्ट से बात करेंगे जो महान शासक आते हैं उनके बारे में, ठीक है ना, कि महान शासक कौन कौन से थे, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और प्रमुख जो शासक आते हैं इंपॉर्टेंट, उसके अंदर सबसे पहला शासक आता है, उसका नाम था आपके अजय राज। क्या नाम था, अजय राज। अजय राज के बारे में अपन बात करेंगे और ये आपके इंपॉर्टेंट शासक आता है। अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज। बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है, ऐसा ही कि एग्जाम के अंदर भी ये सवाल पूछा हुआ है कि क्रम से सुमेलित कीजिए। अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। याद हो गया होगा आपको। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे अजय राज के बारे में कि अजय राज का जो शासन पीरियड कौन सा था। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका शासन पीरियड 1113 से लगाकर 1100 जो आपके 33 ईस्वी तक था, 1133 ईस्वी तक, 1113 से 1133 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड था किसका था, अजय राज का। अपन अजय राज की बात करें, ठीक है ना, इनको एक बार छोड़ते हैं। अजय राज के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ थी उसके बारे में भी अपन जानेंगे। ये भगवान शिव को मानता था, इसके लिए किससे संबंधित था, ये शैव धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था, शैव धर्म से। मतलब भगवान शिव को क्या करता था, मानता था। आगे अपन बात करें इसके अंतर्गत की और क्या क्या चीज़ थी। ये पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र था। किसका पुत्र था, पृथ्वीराज फर्स्ट का, पृथ्वीराज फर्स्ट का। ये वो पृथ्वीराज नहीं है, वो पृथ्वीराज क्या था, थर्ड था। उसके बारे में अपन बात करें। इतिहासकार आते हैं गोपीनाथ शर्मा, और गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि चौहानों का जो साम्राज्य का विस्तार किया था वो किसने किया था, अजय राज ने। तो गोपीनाथ के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, चौहान साम्राज्य का विस्तार किया, चौहान साम्राज्य का विस्तार किया।
किसने किया? आपके अजयराज ने। किसने किया? अजयराज ने। अब अपन ने बात करेंगे कि इसने और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया। इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए। और इन सिक्कों पर अपनी रानी थी सोमलवती, उसका नाम अंकित कराया। वह रानी का नाम अंकित करवाया। ठीक है, सोमलवती। ठीक है ना, ये इसकी रानी का नाम था, उस सिक्कों पर अंकित करवाया था। किसने अंकित करवाया? अजयराज ने। और इसने श्वेतांबर और दिगंबर का जो शास्त्रार्थ हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। श्वेतांबर व दिगंबर के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। क्या की थी? श्वेतांबर व दिगंबर के शास्त्रार्थ हुआ था इनके बीच में, उसकी क्या की थी? इसने अध्यक्षता की थी। और अपन बात करेंगे, इसने तुर्की का जो शासक था जिसका नाम था शहाबुद्दीन को हराया। तुर्की के शासक शहाबुद्दीन को हराया। तुर्की के शासक शहाबुद्दीन को हराया। तुर्की के शासक शहाबुद्दीन को हराया। हराया था। तुर्की का जो शासक था शहाबुद्दीन, उसको इसने युद्ध के अंदर पराजित किया था। और मालवा का शासक था नरवर्मन को हराया। मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। नरवर्मन, ठीक है ना, नरवर्मन को हराया। मालवा का जो शासक था नरवर्मन को इसने हराया। और इसने ही, अजयराज ने ही 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर बसाया था। 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया। कौन सा शहर बसाया? अजमेर शहर बसाया था। ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको अजयराज की बता दी। एक जो विदेशी इतिहासकार आता है विश्व हैबर, जिसने अजमेर को जिब्राल्टर कहा है। किसने कहा है? विश्व हैबर ने। ये भी लिख लो, हैबर ने जिब्राल्टर कहा है। क्या कहा है? जिब्राल्टर। किसको? अजमेर को। देखो, सीधी सी सिंपल सी बात है। शासक कौन था? अजयराज। 1113 से 1133 ईस्वी के अंदर इसने शासन किया। शैव धर्म से संबंधित था। भगवान शिव को मानने वाला आदमी था। पृथ्वीराज फर्स्ट इसके क्या थे? पिताजी थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहानों का क्या था? साम्राज्य विस्तार का समय था। चौहानों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। चांदी के सिक्के चलाए, वहाँ पर अपनी रानी सोमलवती का नाम जिक्रित करवाया। श्वेतांबर व दिगंबर के बीच में शासक हुए थे, उसकी अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। तुर्की के शासक शहाबुद्दीन को हराया। मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। तथा 1113 ईस्वी के अंदर इसने अजमेर शहर की स्थापना की। आई बात समझ में? ठीक है, लिखो। आगे अपन बात करेंगे कि और इसने क्या क्या काम किया। ठीक है, ये इतनी ही बातें आती हैं इसकी। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे अर्णोराज के बारे में कि अर्णोराज ने क्या क्या काम किए थे। आई थिंक लिख लिया होगा आपने। अजयराज हो गया, अब अपन बात करेंगे अर्णोराज के बारे में। दूसरा जो राजा था उसका नाम था अर्णोराज। क्या नाम था? अर्णोराज। इसका एक उपाधि थी, इसकी एक टाइटल थी, उसका नाम था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि थी? महाराजा धीराज।
ठीक है ना। महाराजा धीराज परमेश्वर की इसने उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज परमेश्वर ऐसे कौन से अभिलेख के अंदर मिलता है? तो रेवासा अभिलेख, रेवासा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रेवासा अभिलेख के अंदर हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज परमेश्वर। अन्ना जी ने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण कराया था। अन्ना जी ने, अनुराज को मैं अन्ना जी लिख रहा हूँ ना, अन्ना जी ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। वराह मंदिर का, वराह मतलब भगवान विष्णु, वराह मंदिर का निर्माण कराया था। देखो बेचारे भले आदमी थे इसलिए मंदिर का निर्माण करवाया इसने, और जहांगीर को आया गुस्सा, जहांगीर ने इसकी मूर्ति फेंका दी पानी में, ठीक है ना। तो जहांगीर ने यहाँ की मूर्ति उठाई और कहाँ फेंकवा दी थी? पानी में, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि जहांगीर ने वराह की मूर्ति को जल में फेंकवा दिया, जल में फेंकवा दिया था, ठीक है ना। मंदिर का निर्माण किसने? अन्ना जी ने करवाया। कौन सा मंदिर? वराह मंदिर, वराह मतलब भगवान विष्णु का मंदिर। और जहांगीर ने उसकी मूर्ति को कहाँ फेंकवा दिया? पानी के अंदर फेंकवा दिया। इसके दरबार में 2 प्रमुख विद्वान थे, ये सवाल आपके आ सकते हैं। दरबार में 2 प्रमुख क्या थे? विद्वान थे। ठीक है, विद्वान थे। कौन कौन से? एक तो थे देवबोध, कौन सा था? कौन सा नाम था? देवबोध और धर्मघोष, ठीक है ना। देवबोध और धर्मघोष, देवबोध व धर्मघोष, इनके दरबार में क्या थे? प्रमुख 2 विद्वान थे, ठीक है। कि इसके दरबार में 2 प्रमुख विद्वान थे, कौन कौन से? देवबोध व धर्मघोष। अब अर्णोराज जी ने क्या क्या कार्य किए उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो हेडिंग डालो अर्णोराज जी के कार्य, अर्णोराज के कार्य। ऐसा क्या रहा होगा कि अर्णोराज ने बहुत सारे कार्य किए जिसकी वजह से ज़्यादा फेमस हुए, इसलिए हम उसको पढ़ रहे। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। मालवा का जो शासक था नरवर्मन को इन्होंने हरा दिया था। और हरियाणा के जो टोड राजपूत थे उनको इन्होंने हराया। और चौहानों की जो सेना थी उनको सिंधु नदी के पास लेकर गया था। कौन लेके गया? आपके अर्णोराज जी, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि अर्णोराज ने, पहले तो 2 अभियान लिख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो पहला तो आता है कि इसने मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। ठीक है, नरवर्मन को हराया। कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था, नरवर्मन को इसने हराया था। हरियाणा के टोड राजपूतों को हराया। दूसरा क्या था कि इसने हरियाणा के जो टोड राजपूत थे उनको हराया। हरियाणा के टोड राजपूतों को हराया। और तुर्कों को हराया। किसको हराया? तुर्कों को। और तुर्कों को हराया और इतना भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर इतनी मारकाट हुई कि जो तुर्कों को हराया था तो इनको इतना इस तरीके से मारा गया था, उनका जो पूरा रक्त रंजित जो भूमि हो गई थी। और वहीं पर उस रक्त रंजित भूमि को साफ कर कर वहाँ एक झील का निर्माण कराया, ठीक है ना, अर्णोराज जी के द्वारा। तो तुर्कों की रक्त रंजित
भूमि को साफ करने के लिए, भूमि को साफ करने हेतु अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। कौन सी झील का? अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। निर्माण करवाया था। आई बात समझ में? कौन सी झील का निर्माण कराया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है ना? कौन सी झील? अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो पुत्र था वो कहता था कि पापा आपका टाइम हो गया, अब आपका बेटा राजा बनेगा। सीधी बात है, बेटा बड़ा हो गया था और पापा से कहे पापा राजा तो सिर्फ पापा ना बनेगा। पापा ने कहा सुधर जा, ठीक रहेगा। कि नहीं पापा, तो पापा ने बात मानी नहीं, तो पापा को इसने सल्टा दिया। किसने सल्टाया? जगदेव ने। किसने सल्टाया? जगदेव ने। तो कह सकते हैं अपन कि इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी। ये क्या था? चौहानों का पितृहंता। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि चौहानों का पितृहंता कौन था। ठीक है ना? तो जगदेव को चौहानों का पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गई। ठीक है ना? इसी झील के किनारे आपके एक बाग बनाया था जिसका नाम था सुभाष बाग या दौलत बाग। झील के किनारे कौन सा बाग? सुभाष बाग या दौलत बाग। कौन सी झील के किनारे? आपके अन्ना सागर झील के किनारे कौन सा बाग बनाया? सुभाष बाग या दौलत बाग। देखो हुआ क्या था कि जहांगीर ने इसका नाम बदल के दौलत बाग कर दिया था। यहाँ पर अच्छा बाग लगा हुआ था, अच्छे प्रकार के पौधे वगैरह लगे हुए थे। तो जो जहांगीर की सासू माँ थी वो यहाँ पर आई, और जहांगीर बड़ा ही आलसी आदमी था। जहांगीर को क्या ना कि नहाने आने में यूँ आलस आया करता था। तो सासू माँ ने कहा कि यार ऐसे तो बेटी की तकलीफ हो रही है, पास में इतना ज़्यादा बदबू मार रहा है, तो क्या किया जाए। तो उसकी जो सासू माँ है वो यहाँ पर आती है। कौन से बाग के अंदर? सुभाष बाग या दौलत बाग के अंतर्गत आती है। और ये कहा जाता है कि यहीं पर जो उनकी सासू माँ थी जिनका नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। और उसने यहाँ से इत्र वगैरह मतलब पौधे वगैरह इकट्ठे किए और किसका आविष्कार किया? इत्र का आविष्कार किया। तो इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने। किसने किया था? अस्मत बेगम ने। इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने। अभी बात समझ में आपको? इत्र का आविष्कार करने वाली कौन थी? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने क्या किया था? इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है? सुभाष बाग, दौलत बाग, नूरजा बाग भी कह सकते हैं अपन। इसको क्या कह सकते हैं? नूरजा बाग। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। ठीक है? अब अपन आगे अजयराज, अर्णोराज, एक महत्वपूर्ण शासक आता है विग्रहराज। इतना महत्वपूर्ण शासक कि हम उनको भुला देते हैं। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जो आपके विग्रहराज जी आते हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से लिखना है इसको। एक बार मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूँ आप चाहे तो। कि अर्णोराज जी थे, उन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज परमेश्वर। ऐसा हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? रेवासा अभिलेख के अंतर्गत हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अन्ना जी ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना? और ऐसा कैसे वरा मंदिर का निर्माण अल्लट या आलूरावल करवाता है? आपके मेवाड़ के अंदर। कहाँ पर करवाता है? मेवाड़ के अंदर। और जहांगीर ने क्या किया था? जो ये वरा की मूर्ति थी उसको कहाँ फेंक दिया? जल में, पानी में फेंक दिया। इनके दरबार में प्रमुख 2 विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था देवबोध व धर्मकोश। अर्णोराज ने प्रमुख क्या क्या कार्य किए? इसने मालवा का जो शासक था नरवर्मन को हराया। हरियाणा का जो शासक थे टोड परमार, टोड राजपूतों को हराया। तुर्कों को हराया और तुर्कों के रक्त रंजित भूमि को साफ करने हेतु कौन सी झील? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। और इसके पुत्र जगदेव ने इसकी क्या करती थी? हत्या करती थी। ठीक है ना? और ऐसा कहा जाता है कि अन्ना सागर झील के किनारे ही क्या? सुभाष बाग का निर्माण किया गया था। और उसी को ही बाद में
जहांगीर ने अलग अलग नामों से संबोधित किया, मतलब नाम चेंज कर दिए। दौलत बाग भी कहा जाता है इसको, नूरजहाँ बाग भी कहा जाता है। और यहीं पर जहांगीर की जो सासू माँ जी थी ना, जिसका नाम था अस्मत बेगम, अस्मत बेगम ने यहाँ पर क्या किया, इत्र का आविष्कार किया। हमने चौहानों के बारे में पढ़ा, चौहानों के प्रमुख 2 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। एक गुवक फर्स्ट बताया था मैंने आपको, गुवक फर्स्ट अच्छे से याद रखना, उसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया। वो चौहानों के क्या थे, कुल देवता थे। चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच।